देश के लिए बलिदान दिया था, उसका आज बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। क्या कहना चाहेंगे सेना के लिए और सरकार से? सेना के लिए तो मैं बारंबार सेना को मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के तीनों सशक्त सेनाओं के वीर जवानों को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए अपने धर्म का पालन करते हुए पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के आकाओं को विध्वंस करके विनाश कर दिया है उन राक्षसों का। मैं सेना को बारंबार सलाम करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी अगर किसी तरह की गलत हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की तो विध्वंस कर देंगे, विनाश कर देंगे उस आतंकवाद के आका को। कहीं न कहीं एक विश्वास बढ़ा है सेना को, जी, क्योंकि जिस तरह से आप लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जी, सरकार से मांग कर रहे हैं, जी, प्रतिनिधि आपके पास आए थे, जी, विश्वास भी बढ़ा है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मैं पहले दिन से सरकार से, माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा था कि छोटी मोटी कार्रवाई से नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन, सेना की कार्रवाई से ही इस तरह के राक्षसों का, इस तरह के दुष्टों का विनाश करके ही आतंकवाद पे काबू पाया जा सकता है। क्योंकि जिस भाषा को ये लोग समझते हैं, जिस भाषा में उनको जवाब देना चाहिए, आज उस भाषा में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है, हमारे देश की सशक्त सेनाओं ने उनको जवाब दिया है। आज उन्होंने आतंकवाद के समूल नाश का शुरुआत कर दी है और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि अब आतंकवाद का समूल नाश ही करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। देश सफाया होना चाहिए, आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में, चाहे वो हमारा देश हो या कोई और देश। आगे क्या चाहिए? निश्चित तौर पे आतंकवाद पे निर्णायक कार्रवाई का जो दौर शुरू हुआ है जारी रहना चाहिए, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। और जहां जहां भी हमारी सेना को, हमारी सरकार को ये लगे कि इस जगह से आतंकवाद के बीज का पुनरोपण हो रहा है, आतंकवाद का प्रशिक्षण शिविर या इस तरह के आतंकी शिविर दोबारा न चालू होने पाए और चालू होने से पहले ही उनको समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल आतंकवाद का समूल विनाश होना चाहिए। पूरे इस देश का 140 करोड़ देशवासी आज निश्चित तौर पर गर्व का अनुभव कर रहा है। आज उसकी पीड़ा में मलहम लगा है, आज उसके दर्द, उसके जख्मों में मलहम लगाने का काम किया है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी। मैं सबको बारंबार धन्यवाद देता हूं और बारंबार अपने देश की सशक्त सेनाओं, सशक्त सैनिकों को सलाम करता हूं, उनके साहस के लिए, उनकी वीरता के लिए और उनके धर्म रक्षा के लिए, देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए। आप जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, अभी भी चल रही है, लेकिन जो हमने खोया है उस जो एक टीस थी दिल में कि कब वो बदला लिया जाएगा उन आतंकवादियों से जिन्होंने निर्दोष पर्यटकों की जान ली थी आतंकी हमले में, उनके कलेजे को आज निश्चित तौर पर ठंडक मिली होगी। और आधी रात बम और बारूद की बरसात जो पाकिस्तान में हुई है, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी नज़ीर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमने कई मौके दिए, 13 दिन का वक्त लिया, लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया, हमने हर बार समझाइश दी। 1965 का युद्ध, 71 का युद्ध, उसके बाद कारगिल का युद्ध, 26/11 मुंबई का जो हमला हुआ, उसके बाद कितने हमने इन उदाहरणों को बताया कि आतंक के इस पौधे को उखाड़ फेंकिए, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आया। और 47 में दोनों मुल्क आजाद हुए, एक बड़ा तरक्की की राह पर, एक बड़ा विकसित, विकासशील और विकास यानी डेवलपमेंट की राह पर, एक बड़ा आगे बढ़ा स्वर्णिम भारत की तरफ, एक आगे बढ़ा विश्व गुरु की तरफ और दूसरा आगे बढ़ा आतंक की तरफ, जिसके परिणाम किस तरह से हैं वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देखते रहिए। देखिए विकास, और दूसरी बात, ये जो हमारे पहलगाम हमले के
इसी बीच देखिए रुचि, में रोक रहा हूं आपको, बड़ी खबर आ गई है। तीसरा अटैक बहावलपुर, चौथा, ये जो क्रम आ गया है देखिए, वही हम इंतजार कर रहे थे। मुजफ्फराबाद में भारत ने 2 स्ट्राइक की हैं, ये अब क्रम आया है। तीसरा अटैक बहावलपुर में हुआ, चौथा कोटली में। बहावलपुर वही जगह जहां हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर था। 5वां चाक आमरू में हुई स्ट्राइक, और उसके बाद गुलपुर में 6ठा, भिंबर में 7वां अटैक किया गया है, और इसके बाद 2 अटैक और हुए, 8वां और 9वां। इस तरह से कुल मुद्रिके में सेना का 8वां अटैक किया गया, और सियालकोट में 9वीं स्ट्राइक। सियालकोट बेसिकली बेस कैंप है आतंकियों का, जहां इनको पनाह दी जाती है, इनका ट्रेनिंग सेंटर है। और मुजफ्फरा जो बाद है, उसकी पहली जगह पे 6 ऐसी जगह थी जहां हाफिज सईद की 2 मस्जिदें, 2 उसके ट्रेनिंग सेंटर्स, 2 उसके घर, और पूरा एक कवर्ड जोन था हाफिज सईद का। उसी कवर्ड जोन में 6 मिसाइलें मारी गई हैं, और इस तरह से कुल 24 मिसाइलों से हमला किया गया है पूरे पाकिस्तान में। रुचि, बिल्कुल देख रहे हैं जैसे हम ये स्क्रीन पे ये सारे क्रम आ गए हैं, लेकिन अभी मैं सुन रही थी, ये जो हमारे पीड़ित परिजन थे, उनकी आंखों में एक नमी भी थी और भरोसा भी था कि जो हमारे बच्चे, जो हमारा परिवार जिनको हमने खोया है, उनका बदला ज़रूर मिलेगा। अगर मुझे लगता है कि शायद अगर ये पहले की सरकारें होती या पहले की बात होती तो इतना भरोसा नहीं हो सकता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सब पर इतना भरोसा है देश को कि उनको मालूम था कि हमें हमारे ठीक है, वो जो जख्म है वो तो नहीं भरे जा सकते हैं, पर कहीं ना कहीं एक संतुष्टि मिली होगी। तो फिर वो जो परिजनों का दुख था वो भी देखने को मिला, साथ के साथ उनकी खुशी भी देखने को मिली है। रुचि, इसे कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। तीनों सेना प्रमुखों को फ्री हैंड दे देना मैंने स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा। 26/11 का हमने हमला देखा, उसके बाद भी क्या हुआ, सरकारों ने निंदा की, ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन उतने बेहतर परिणाम नहीं मिले कि आतंक को एक जवाब दिया जा सके। हमने 71 में ज़रूर देखा, उसके बाद कारगिल में हमने जवाब दिया, लेकिन सेना को फ्री हैंड दे देना, सीडीएस और एनएसए जिसको लीड कर रहे हो, रक्षा मंत्री ब्रीफ कर रहे हो प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री ओपन मीटिंग में जो कि सीसीएस की बैठक हुई, जिसमें रॉ के प्रमुख तमाम एडवाइजर जो हैं उनके सामने बैठकर प्रधानमंत्री ने कहा हो कि जगह आप चुनिए, स्थान आप चुनिए, समय आप चुनिए, सब कुछ आपके हाथ में है। सेना ने संयुक्त ऑपरेशंस चलाए, और लिहाजा सीडीएस लगातार जो बैठक कर रहे थे एनएसए के साथ, उसमें इसी संयुक्त ऑपरेशंस की ब्रीफिंग की जा रही होगी। और कल देर रात से ही, कल ये भी खबरें रही, हमने आपको बताया ही था कि एनएसए प्रधानमंत्री आवास पर ही रुके और प्रधानमंत्री को हर एक छोटी बड़ी खबर को ब्रीफ करते रहे। क्या प्लानिंग है, क्या एग्जीक्यूशन किया जाएगा, किस तरह से एग्जीक्यूट इस स्ट्राइक को किया जाएगा। एनएसए अजीत डोभाल जो मास्टरमाइंड होते हैं, जो सबसे शांत, किसी भी मीटिंग में सबसे कोने वाली बेंच पर बैठे अकेले चुपचाप सुनते हैं, लेकिन उनका माइंड जो है वो चलता है 400 की रफ्तार से कि कैसे हमें स्ट्राइक देना है, क्योंकि पाकिस्तान में एक लंबा अरसा उन्होंने बिताया है। इन आतंकियों की नब्ज, इनकी जड़ों को वो समझते हैं कि कहां से किस तरह से मॉड्यूल काम करता है। लश्कर, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, ऐसे तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बारीकी से वो समझते हैं, और यही बहुत बड़ी फायदे की बात भी है पूरे भारत देश के लिए, जो वो एक स्ट्रेटेजिकल प्लान तैयार करते हैं, प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते हैं। और इसमें कोई शक या कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति अपनी दिखाती है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट की एयर स्ट्राइक हो, या उसके बाद अब ये नई स्ट्राइक जो एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है। अब हमें इंतजार है कि जो आईएनएस विक्रांत अरेबियन सी में लगाया गया है कराची के सामने, कब उसकी तरफ से भी हमें कुछ देखने को मिले। बलूच जिस तरह से एक्टिव है, कल डी रेल यानी डी लाइन पर बलूच ने वहाँ की एक जगह है दोलान दर्रा, वहाँ की एक जगह है जो डी लाइन के सबसे करीब पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहाँ कल बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने एक गाड़ी को उड़ाया, जिसमें 6 पाक आर्मी के रेंजर और 2 कमांडरों की मौत हो गई। यानी बलूच वहां से तैयार है, भारत ने आज जवाब दे ही दिया है। पाकिस्तान चौतरफा घिरता हुआ इस समय, इस वक्त रुचि नजर आ रहा है। तस्वीरें भी
भी हम आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। 2 तस्वीरों में आप देखेंगे कि भारत के राफेल और सुखोई किस तरह से गरजे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और वो 9 आतंकी ठिकाने जिनको चुना गया था, और ये फाइटर प्लेन जो कि रोशनी की तीव्रता से तेज उड़ान भर रहा है, ये उड़ान है बदले की, ये उड़ान है पाकिस्तान को उस जवाब देने की जो साल दर साल हमने पाला, साल दर साल हमने सुना। राफेल, सुखोई फाइटर जेट्स को भी हम सैल्यूट करते हैं, उनके अंदर बैठे उन पराक्रमी वीर योद्धाओं का जो पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक गए और 9 जो जगह चिन्हित की गई थी आतंकी ठिकाने, वहां मारकर वापस लौटे हैं। सक्सेसफुल हुआ है मिशन सिंदूर। के बिल्कुल विकास जी, आपने सही कहा है कि भारत जिस तरह से भारत ने सोचा था उसी तरह से अटैक किया है और सभी टारगेटेड थे। बिल्कुल जो लक्ष्य एक संधान किया गया था भारतीय सेना के द्वारा, उस संधान को किया गया है। और हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में एक दहशत का माहौल है, डर का माहौल है, गमजदा है वहाँ के लोग। और इस बात से आश्चर्यचकित है कि भारत में जिस तरह की तैयारी हो रही थी आज खासकर मॉक ड्रिल की, और इस बीच में ही रात में अटैक किया गया है, तो पाकिस्तान एक तरह से भौचक्का रह गया। पाकिस्तान पसोपेश में है कि आखिर भारत ने ऐसा कैसे किया। तो ये मास्टर स्ट्रोक है नरेंद्र मोदी की कि जो वो सोचते हैं वो बताते नहीं है, जो बताते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने करके दिखा दिया है कि पाकिस्तान जो एक फेल्ड स्टेट रहा है आज़ादी के इतने साल के बाद, वो उसी रास्ते पे चलता जा रहा है, बर्बादी के रास्ते पे चलता जा रहा है। और पाकिस्तान में जो एक रिजॉल्व होनी चाहिए है राष्ट्र को आगे बढ़ाने को, वो काम नहीं हुआ। असेंबली में भी जिस तरह से उनके कोई नुमाइंदे नहीं आए, सरकार का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था, और यूनाइटेड नेशंस में उनकी जो एक अप्रोच थी उसको भी वहाँ पर ललकारा गया है, चैलेंज किया गया है, और जो चाहते थे वो क्लोज डोर मीटिंग वो नहीं हो पाया। तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी पाकिस्तान को वो सपोर्ट गार्डर नहीं कर पाए, वो सपोर्ट नहीं पा पाए जिसके लिए पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा था। अब चीन की तरफ से भी जो उनका कि सबसे भरोसेमंद साथी रहा है, चीन ने भी उस तरह का सपोर्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग सा पड़ गया था। और पाकिस्तान भारत पर क्या अटैक करेगा इसका तो मुझे संदेह है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपने को बचाने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान इस बात की तैयारी कर रहा है कि क्या भारत फिर से वो अटैक करेगा। लेकिन आपने देखा होगा समाचारों में जो हमारे पास आए हैं, जो इनपुट्स आए हैं, और ये दुनिया भर में भी जो इस बात की अभी चर्चा है कि भारत ने एक लक्ष्य संधान किया था कि आतंकी ठिकाने पर हमला करेगा, और वो चाहे पीओके में हो या पाकिस्तान के अन्य इलाके में जहाँ पर कि मसूद अजहर थे, या जो भी वहाँ पर उनके छुपे हुए थे। आपके भारत में जितने भी हमले हुए आपको याद होगा, पार्लियामेंट अटैक रहा हो या मुंबई हमले रहा हो, तो उस अटैक में जो शामिल रहे हैं उन लोगों को लक्ष्य संधान किया गया है। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा आपको ये समाचार मिलेंगे। भारतीय जो सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज सुबह 10 बजे, उस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ जानकारी आएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात की कि हमने जब भी जवाब दिया वो आतंक के खिलाफ दिया। उरी सर्जिकल स्ट्राइक में हमने बेस कैंप उड़ाए आतंकवादियों के, बालाकोट हमने किया आतंकियों के खिलाफ किया, और 9 वो जगह जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा जैसे तमाम बड़े संगठनों के 9 जगह चिन्हित की गई थी, और सक्सेसफुल भारत वापस लौटना तमाम फाइटर जेट्स का। अब आप ये लेकिन फेल्योर समझिए के जी कि जो पाकिस्तान कल तक कह रहा था कि अगर हमने इतना बड़ा आपका आतंकी हमला हुआ तो आपकी रॉ और इंटेलिजेंस कहाँ थी। अब मेरा सवाल पाकिस्तान से ये है कि आपका इंटेलिजेंस कहाँ है, आपकी आर्मी अब तक कहाँ है जो कहती है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट आपकी आर्मी है। मुल्ला मुनीर अब किस बंकर में छुपे हैं, आपके डिटेक्टर्स क्या कर रहे थे, क्या चाइना पे यही जो भीख में मांगे थे वो क्या यही थे? के जी बिल्कुल एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो आयात की हुई चीज़ें हैं, जो बाजार से ली हुई चीज़ें हैं, उससे आप ना वो शौक पूरा नहीं कर सकते हैं जिसके लिए आप जाने जाते हैं। भारत में क्या है कि हम किसी भी क्षेत्र में हमारा स्वदेशी है, हम अपने हथियार का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। हम अपने जो हमारा मिसाइल है वो अपना हमारा प्रोग्राम, आपने देखा कि ब्रह्मोस मिसाइल है, पृथ्वी है, त्रिशूल है, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया है, भारत में ही बने हुए। भारत में आर्टिलरी के सारे साधन मौजूद हैं। पाकिस्तान क्या है, मांग के अपना काम चला रहा है। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा मांग कर नहीं की जा सकती है।
चीन हथियार दे सकता है, लेकिन चीन पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के लिए लड़ नहीं सकता है। लेकिन भारतीय जो सेना है मजबूती के साथ, आपने जितने भी वार हुए हैं, भारतीय जो हमारी आर्मी है खासकर, उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में होती है और ये घुस के मारता है। भारतीय सेना को आपने देखा होगा जिस तरह से वो चढ़ाई करता है, आपने देखा कितना प्रेसिशन था। जो टारगेट उन्होंने सेट किया हुआ था उस टारगेट पर गए हैं, और राफेल गया, सुखोई गया, और वो करके आए। जो चीन का जो एंटी रडार सिस्टम था वो भी फेल हो गया है। आपने F-16 की धज्जियां उड़ा दी गई, उसको नेस्त नाबूद कर दिया गया। तो भारतीय सेना अब वो एक अग्रणी श्रेणी में आ गया है दुनिया के अंदर में। जो पहले कभी अमेरिका, रूस और फ्रांस, जर्मनी की बात होती थी, अब भारत वहाँ पहुँच गया है। कल ही एक समाचार भारत के लिए बहुत ही खुशियाँ लेकर आया है कि भारत चौथी महाशक्ति, खासकर अर्थ क्षेत्र में होने जा रहा है। आर्थिक एक महाशक्ति के तौर पर भारत उभर रहा है। 2027-28 में भारत जर्मनी को पीछे कर देगा। तो भारत केवल अब आर्थिक क्षेत्र में नहीं, बल्कि सैन्य क्षेत्र में भी, विज्ञान के क्षेत्र में भी, अनुसंधान के क्षेत्र में भी, स्पेस में भी, साइंस में भी, टेक्नोलॉजी में भी भारत आगे आ गया है। तो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, जबकि भारत एक प्रगतिशील, और मैं तो कहूँगा कि 2047-48 तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा। उस रास्ते पर भारत निकल गया। भारत जिस रास्ते पर निकल गया है उस रास्ते से भारत पीछे नहीं हटेगा, भारत आगे जाके रहेगा। भारत की दुनिया में, भारत की सफलता की गुंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। और यही है नया भारत जो प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का भारत है, जो बनाना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री ने यही कहा कि मेड इन इंडिया, हम अगर हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे तो उसके परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। आज भारत ने उसी का जवाब देते हुए, और आतंकवाद के खिलाफ हमें पिछले कई सालों में, 70 सालों से ज़्यादा का वक्त हो गया है, हमें सबसे कमज़ोर इसलिए माना गया कि क्योंकि हमने इस तरह का जवाब कभी नहीं दिया। हमने जवाबी कार्रवाई की, थोड़ी बहुत हमने शीलिंग बढ़ा दी बॉर्डर्स पर, LOC पर थोड़ा सा कुछ दिन सख्त रहे, निंदा कर दी, X पर या ट्विटर पर पोस्ट कर दिए, लेकिन उससे मुझे लगता है कि काम नहीं चला। ये नए भारत की शक्ति जो प्रधानमंत्री ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, ये वाकई विश्व भी इसका इंतजार कर रहा था। बिल्कुल विकास, आपने सही कहा कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जिस तरह की एक वहाँ की सिस्टम है, बिल्कुल सरी हुई सिस्टम है। वहाँ के लोग बिल्कुल एक, उनमें जो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, उनकी बातों में नहीं है। आपने असेंबली में देखा कि सरकार, There were many experts who were saying, no, this kind of an operation takes a lot of time. We may require months, so therefore people must have patience, etc. And there were another set of experts who were trying to say, we have not taken any measures. We are just whiling away time, especially the political variety. They are always cursing the government, saying, nothing is happening. You are scared and you want to do nothing, etc. But they have all been proved wrong. There is a third set of varieties which said that Pakistan has nuclear weapons. So since they have nuclear weapons, you should not make them angry, because if they are angry, then they will start firing nuclear weapons at you, and the destruction caused by nuclear weapons, how much it is, one can imagine. So the political experts have proved wrong, the nuclear experts have been proved wrong. The another set of experts which says that India is not capable of taking any action, they have been proved wrong. And it's actually a very good kind of a revenge which we have taken on the people. And Pakistan in this case has not tried to retaliate. Otherwise, in the Balakot strike and all, they tried to retaliate. In this case, they were scared. Pakistan today is confused. And what we have to understand is that the targets which have been struck are also in Pakistani Punjab. Pakistani Punjab is in heart of Pakistan. Up till now, we have been hitting targets in Pakistani occupied Kashmir. And all the names that you mentioned, Bahawalpur, Al-Murid K and all are important townships, and the terrorist camps were located inside the town because they wanted protection of people who were staying around them, so that if somebody tries to target them, a collateral damage will take place on the civilian population, and then they can claim that India has gone in for has violated the human rights. So therefore, our surveillance has to be, surveillance was very good, our intelligence was good, the targets were precisely hit, they were hit at night time where they expected the things to happen least. So therefore, a very good success has been achieved, and most of the terrorist infrastructure which was known at this point of time has been destroyed. And therefore, we are taken a revenge, and Pakistan now has started asking for
holding a United Nations Security Council meeting, which means they are incapable of taking a counter strike on India. And also, of course, at some places the artillery started firing, so that will mean further damage on the Pakistanis. Exact detail will come to know in a short while, but the fact remains that we have taken a good revenge by destroying all known infrastructure of the 3 major terrorist groups which have been operating in Jammu and Kashmir. There are 2 levels at which we have to look. One is the military level, in which Pakistan can strike against us with the help of Air Force, with the help of their missiles, or with the help of their ground forces. As far as their Air Force is concerned, their capability to come inside appears very less. So they may use missiles, they may use drones, etc. But presently they are appealing for peace, and they are wanting United Nations Security Council to get involved. So therefore they possibly will not want to strike with the help of armed forces, and they would rather want an international intervention. That is one. Second thing is that at an international level, all the countries have been informed, and they have more or less supported India. So therefore, some people are trying to say the world is not with you, world will not support you, world is like this, that kind of a thing. Now, without taking any permission from the world, we have taken a revenge. What we must understand is United Nations Security Council chief said, no, India must show restraint. Well, we have given a slap on his face and say, yes, we will do what we want to do when we want to protect our national interest. There were many in Europe trying to advise us, no, we must show constraint. He has been shown, we will attack without bothering to take okay from you. And you are not the boss, but we decide as to how to protect our national security, or we decide how to protect our national interest. So Europeans have been shown their place. Similarly, the Americans were also advising, for God's sake, do not escalate, etc., behave in a mature manner. So they have been shown their place. So therefore, we have made it very clear to the world, to America, to European Union, and many others, including United Nations, that we will act independently, decisively, without taking an okay from you. Because when the terrorists struck in Pahalgam, they did not take an okay from United Nations or America or Europe. Now why are you asking us to take okay from you before we launch any decisive action? So international opinion makers have been put in their own place, and they've been taught a lesson that whatever, this is a new India, whatever happens, we will take a revenge without taking an okay from the Western world as if they are bosses. To that extent, we have taken a good revenge and proved all the political analysts wrong, all the strategic analysts wrong, all the international opinions wrong, that we will do nothing. So therefore, all these so-called experts who are giving their opinions on various subjects, that this will not happen, that will not happen. विकास, अभी आप सुन रहे थे, ये अभी वक्तव्य भी उन्होंने दिया। ये 2-3 मामलों को उन्होंने उजागर किया है, खासकर पाकिस्तान के बारे में बोला है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में उतनी ताकत नहीं है कि भारत पर। बिल्कुल आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास लौट रहा हूं। मेरे सहयोगी रोहिल देखिए उरी की तरफ मूव कर गए हैं, और बिल्कुल उरी में लगातार कई दिनों से कवरेज कर रहे हैं, वहां की एक बारीकी अपडेट सब तक पहुंचा रहा है। रोहिल, अभी क्या चल रहा है वहां? शेलिंग किस तरह से, क्या फायरिंग अभी भी हो रही है, किस तरह के हालात क्या नजर आ रहा है रोहिल वहां पर अभी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना की तरफ से अभी जो है एक प्रेस रिलीज आया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे सेक्टर्स में हैवी आर्टिलरी शेलिंग जो वो की गई है, जिसके नतीजे में 3 जो सिविलियन स्थानीय है उनकी मौत हो गई है। ये अभी ताजा जानकारी आ रही है सेना के हवाले से। और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि जो मेंढरपुंज का इलाका है, और वहां पर भी काफी ज्यादा भीषण गोलाबारी जो है दोनों सेनाओं के बीच हुई है, लेकिन वहां पर भी भारतीय सेना ने बड़ी मुंहतोड़ तरीके से पाकिस्तानी सीज फायर का उल्लंघन का जवाब दिया है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर उरी सेक्टर की बात करें, उरी सेक्टर में ही सबसे ज्यादा जो है गोलाबारी हुई है, और वहीं से जो है वायुसेना का ये एक्शन जो है वो सामने आया है। और वहां पर ये जानकारी मिल रही है कि लगभग 5:30 बजे तक जो दोनों सेनाओं के बीच गोलाबारी है वो लगातार हो रही थी। और आज इससे पहले हमने देखा कि पिछले कई दिनों से जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था,
स्मॉल आर्म्स फायरिंग जो है वहां से फायर किए जाते थे, लेकिन आज सुबह से आर्टिलरी शेलिंग जो है वो लगातार की जा रही है, जिसके नतीजे में जो 3 सिविलियन की फिलहाल मौत हो गई है मेंढर पूंछ के इलाके में। लेकिन दूसरी जानब से भारतीय सेना का यह मानना है कि 5:30 बजे तक दोनों साइड से गोलाबारी जो है वो लगातार जारी थी, लेकिन 5:30 बजे के बाद अभी गोलाबारी जो है उसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं मिली है। लेकिन सीमावर्ती इलाकों में काफी ज्यादा तनाव बहुत बना हुआ है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो वहां से अपने घर छोड़कर जो है वो उनको महफूज जगहों पे ले जाया गया है, क्योंकि जो वहां पर कम्युनिटी बैंकर्स बनाए गए हैं उन बैंकर्स का जो इस वक्त सहारा ले रहे हैं लोग, और पूरी तरीके से तनावपूर्ण स्थिति जो इस वक्त पूरे सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल रहा है। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से एक्शन मोड में, और एक्शन मोड इस तरीके से कि लगातार पाकिस्तान को हर किसी चीजफायर उल्लंघन का भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। लेकिन खास तौर पर सबसे बड़ी जानकारी जो ऑपरेशन सिंदूर जो अंजाम दिया गया है, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को जो है निशाना बनाया गया है, और लगभग कई आतंकियों को जो है इन कैंपस में जो मौजूद थे उनको मार गिराया गया है। तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर वायुसेना और भारतीय सेना उनकी तरफ से मिलकर ही कार्रवाई की गई है। लेकिन दूसरी जानब से मुझे ये ताजा जानकारी मिल रही है कि 5:30 बजे से जो है कोई भी शेलिंग वहां पर किसी भी सीमावर्ती इलाके में नहीं हुई है, लेकिन तनाव पूरी तरीके से बना हुआ है। विकास, बहुत बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं रोहिल। देखिए जी रोहिल, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जैसा कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, कुछ हिस्से कश्मीर की तरफ है, यानी श्रीनगर के हिस्से इलाके में आता है, कुछ जम्मू के इलाके में आता है। आपने अभी कहा कि मेंढर सेक्टर में या उड़ी सेक्टर में गोलीबारी हो रही है। भारतीय सेना के किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हों कि पाकिस्तान पर जो हमले के बाद जो उसमें इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी भी है, लगातार अनप्रोवोक्ड फायरिंग हो रही है, उसके ऊपर में क्या कहना है भारतीय सेना का, या अभी कोई स्टेटमेंट जारी हुआ हो? देखिए, स्टेटमेंट कुछ देर पहले यही आया है एडीजीपी हेडक्वार्टर से कि जो लगातार वहां से शेलिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से, मेंढर सेक्टर पुंछ में या राजौरी की बात करें या उड़ी कुपवारा की बात करें, तो वहां से जो हाईवे आर्टिलरी जो है फायर किए गए है उसका भरपूर तरीके से यहाँ से जवाब दिया गया है। हालांकि मैं आपको ये जानकारी देता हूँ कि बीएसएफ और जो भारतीय सेना इस वक्त मिल के ज्वाइंटली उस चीजफायर उल्लंघन का भरपूर तरीके से जवाब दे रही है, और वेल कोऑर्डिनेटेड और टैक्टिक तरीके से जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन सेना के अधिकारियों से लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी जानब से सेना का जो अभी प्रेस रिलीज आया है उसमें बड़ी दुखद की खबर यह है कि 3 सिविलियन की मौत हो गई है। हालांकि उड़ी सेक्टर का अगर उस इलाके की बात करें तो उड़ी सेक्टर में इस वक्त काफी ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लॉन्चिंग पैड्स है वो उड़ी साइड से ही बताए जा रहे हैं। उन लॉन्चिंग पैड्स को यहाँ पर निशाना बनाया गया है, तो इस वजह से उड़ी सेक्टर कहीं ना कहीं हब इस वक्त जो है बना हुआ है। इस वजह से वहां पर स्थानीय लोगों को महफूज जगहों पे पहले ही जो है पहुंचा दिया गया है, और दूसरी जानब से वहां पर भारतीय सेना और जो बीएसएफ के जवान मिलकर इस प्लान को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन ताजा जानकारी मेरे पास ये आ रही है, जो उत्तरी कश्मीर का कुपवारा का करना सेक्टर है, वहां पर पाकिस्तान की ऐसी नापाक साजिश सामने आई है। वहां पर कुछ रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है, जिसमें कुछ लोगों के घरों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, और सिविलियन एरियाज को इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से जो वो टारगेट किया जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना का लगातार यही कहना है कि हर किसी चीज पर उल्लंघन का भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। ये मेरे पास ताजा जानकारी करना कुपवारा से आ रही है, जो सीमावर्ती इलाका है, कि रिहायशी इलाकों में जो पाकिस्तान की आर्टिलरी है वो गिरी है, और रिहायशी मकानों को काफी ज्यादा नुकसान जो है इस वक्त हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए सहयोगी रोहिल वहां लगातार बने हैं, उरी कोनी सेक्टर में पहुंच रहे हैं, वहां से लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में जब 5:30 बजे के बाद से अभी बता रहे हैं कि जो फायरिंग है या क्रॉस फायरिंग है वो अभी थोड़ी सी थमी है। केके जी, सवाल ये भी है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि फायरिंग हुई है अभी, लेकिन सिविलियंस को टारगेट पाकिस्तान ने किया है। ये मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए और उसके भविष्य के लिए बेहतर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान शुरू से, अभी रोहिल बता रहे थे, रोहिल लगातार हमारे संवाददाता वहाँ बने हुए हैं, पिछले ये 13वां दिन है, और हालांकि देर रात में हमला कर दिया गया। लगातार 12 दिन से पाकिस्तान की अनप्रोवोक्ड फायरिंग हो रही थी, और इस अनप्रोवोकेशन का मतलब ही यही था कि एक उकसावे वाली कार्रवाई भारतीय सेना को ललकार रही है पाकिस्तान की, ये हमला करे। लेकिन भारत इस बात को जानता है कि हम हमला बिल्कुल एक लिमिटेड वे में, जिस तरह की फायरिंग हो रही है, हैवी आर्टिलरी हो रही है तो हैवी किया जाएगा, अगर लो प्रोफाइल में किया जाए लो में किया जाएगा। भारतीय सेना को एक इंगेज करने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है कि भारतीय सेना एलओसी पर बिल्कुल इंगेज रहे, भारतीय सेना किसी दूसरे तक मूवमेंट नहीं कर सके। मैं रोहिल से एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जम्मू के 2 और जो इलाके हैं जो एलओसी के साथ साथ लगते हैं, जैसे कि आरएसपुरा है, राजौरी है, वहाँ के से कोई समाचार आपको मिले हैं?
देखिए वहां से भी यही जानकारी आ रही है कि लोग जो है उनको सबसे पहले, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटी जान बचाना है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले लोगों को वहां से जो इवैक्यूएट किया गया, उसके बाद जो है वो शेलिंग का भरपूर तरीके से जवाब दिया गया है। लेकिन जानकारी ये भी मिल रहा है कि जो पुंछ और राजौरी के इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा जो है गोलाबारी इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो भावलपुर का जो इलाका है जहां पर बताया ये जा रहा है कि जैश और सीआरएफ की संगठन जो है उनके लॉन्च पैड वहां पर मौजूद है, उसको सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है, क्योंकि भावलपुर में बताया ये जा रहा है कि वायुसेना ने 2 मिसाइल दागे हैं। इस वजह से वहां पर सबसे ज्यादा जो है टारगेट किया गया है, क्योंकि वहां पर जैश आतंकी संगठन का भी जो वहां पर लॉन्च पैड है वो मौजूद है। तो इस वजह से भावलपुर इलाके में जो है काफी ज्यादा जो है तबाही पाकिस्तान को की गई है। लेकिन दूसरी जानब से जो पुंछ और राजौरी की बात करें, जैसा आपने प्रश्न पूछा, पुंछ राजौरी में भी काफी ज्यादा जो हार्ड बेड बना हुआ है, क्योंकि वहां पर सीमा काफी ज्यादा नजदीक है। इस वजह से वहां पर जो है सबसे पहले प्लान तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेज को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो लॉन्च पैड्स है उनको पहले ही इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो आइडेंटिफाई किया था उसके उनको क्या है। तो भावलपुर इलाके की बात करें, वहां पर वायुसेना ने 2 मिसाइल दागे हैं लॉन्चिंग पैड्स पर, जो आतंकी संगठन जैश मोहम्मद और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लॉन्चिंग पैड्स वहां पर मौजूद है, उनको सबसे ज्यादा यहाँ पर टारगेट किया गया है। लेकिन वहां पर जानकारी ये मिल रही है कि पाकिस्तान बौखला का शिकार इतना हो गई है कि अब वो सिविलियन इलाकों का जो है उनको टारगेट कर रहा है। जी रोहिल, आपने सही जानकारी दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना बिल्कुल सही और जोरदार तरीके से जवाब देगी। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है भारतीय हमले के बाद। विकास, में एक सवाल और रोहिल से करना चाहूँगा कि पहलगाम हमले के बाद जो कार्रवाई की उम्मीद की जा रही थी भारतीय सेना के द्वारा मोदी सरकार से, ये जो कार्रवाई हुई है उसका असर वहाँ जम्मू कश्मीर में किस रूप में लिया जा रहा है? वहाँ के लोगों का क्या कहना है इस कार्रवाई के बारे में? देखिए, जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ बैसारन घाटी में, जब 26 जो टूरिस्ट है उनकी हत्या की गई थी इन आतंकियों की तरफ से, उसके बाद जिस तरीके से जो लगातार कई बैठकों का सिलसिला प्रधानमंत्री की जानिब से जो है बैठकों का सिलसिला लगातार जारी था। कल भी हमने देखा कि एक बहुत बड़ी बैठक जो है एनएसए अजीत डोवाल के साथ हुई। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा जम्मू कश्मीर की बात करें या पूरे देश की बात करें, तो देश के लोग यही मांग कर रहे थे इन मासूम लोगों को किस बिना की वजह पर मारा गया है, और जिन लोगों ने भी ये कायराना हरकत की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहले से दिन से ही लगातार ये मांग उठ रही थी कि सभी आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, खासतौर पे जो इसके मास्टरमाइंड है, जो पाकिस्तान में इनके आका बैठे हैं, जिनके इशारे पर ये बहुत बड़ा आतंकी हमला जो है इन टूरिस्टर्स पर, मासूम टूरिस्टर्स पर हुआ है। देश का हर नागरिक जो है यही मांग कर रहा था कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन इस वक्त देश में पूरी तरीके से खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई है, क्योंकि जिस प्रकार से इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है और उन आतंकियों को, उन मास्टरमाइंड आतंकियों को पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। तो लोग भी पहले से ही ये मांग कर रहे थे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस कायराना आतंकी हरकत को अंजाम दिया है। तो इस वक्त पूरे देश की बात करें तो या जम्मू कश्मीर की बात करें तो लोग काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि वो चाहते थे कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई की गई है। आप लगातार मूव कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं उरी के उसी सेक्टर्स में, और बड़ी कार्रवाई यहाँ पर लॉन्च पैड्स पर की गई है, जहाँ पर कई आतंकियों को जो है वो ट्रेनिंग दी जाती थी, और उन्हीं कैंप्स को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया है हमारी सुरक्षा बल के जवानों ने। जी बिल्कुल रोहिल, तो आप मूव करिए, वहां पर पहुंचिए, उरी के उन्हीं सेक्टर्स में आपसे रिपोर्ट लेते रहेंगे। केके जी, मुझे लगता है कि उन आतंकियों को और उनके आतंकियों के सरगनाओं को अब कलमा सुना गया होगा क्या? बिल्कुल, हाँ, जो भी परपेट्रेटर्स थे इस हमले का उनको सजा दे दी गई है, नेस्त नाबूद कर दिया गया है, उनके ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया है, और ये संदेश दिया गया है कि भारत की तरफ जो भी आंख उठाएगा उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। और ये जवाबी कार्रवाई न केवल पाकिस्तान के लिए है विकास जी, बल्कि ये बांग्लादेश के लिए भी है। वो भी लगातार गिदर भभकी बांग्लादेश की ओर से आ रहा था हमारे पास। उनको भी एक मैसेज दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाएगा तो माकूल जवाब दिया जाएगा। और जिस तरह की आज भारत में एक उम्मीद थी, उस उम्मीद को पूरा किया गया है। अब सबकी निगाहें भारतवर्ष में, आज 10 बजे मीटिंग होनी है, भारतीय सेना की मीटिंग होगी है, ब्रीफिंग होगी। ब्रीफिंग में पूरी जानकारी हमारे पास आएगी कि भारतीय सेना ने किस समय और किन टारगेट पर उन्होंने लक्ष्य संधान किया था, हमला किया था। खासकर कैजुअलिटी के बारे में अभी वो फिगर्स हमारे पास उपलब्ध नहीं हो रहा है। जो कहा जा रहा है कि 200
आतंकी मारे गए हैं वहाँ पर बहावलपुर में और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो आंकड़े जो है 10 बजे हमें पता चलेगा। फिलहाल पूरे भारतवर्ष में अलर्ट का है माहौल है। सीमा पर से लगे हुए जो भी इलाके हैं वहाँ पर बीएसएफ बिल्कुल मुस्तैदी के साथ खड़ा है और दिल्ली समेत पूरे भारतवर्ष में जो हमारे हवाई अड्डे हैं उसको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। सेना अलर्ट पे, चाहे वो नौसेना हो, वायुसेना हो, सब अलर्ट मोड पे है। और एक और बड़ी खबर कि श्रीनगर एयरपोर्ट की जो उड़ानें हैं उनको अभी फिलहाल आज के लिए रद्द किया गया है, चूंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी सेंसिटिव जोन है और ऐसे में जबकि आपातकालीन स्थितियां हैं, युद्ध की स्थितियां हैं, अभी हमने स्ट्राइक की है, तो ऐसे में वहां की उड़ानों को रद्द किया गया है। राजस्थान से जो उड़ानें थी, जम्मू कश्मीर के जो और भी एयरपोर्ट्स थे उन पे भी थोड़े से हालात करेक्ट करना चाहूंगा, ये सिविलियंस के लिए सिर्फ बंद किया गया है। जो भी एयरपोर्ट है अभी भारतीय सेना उसको उसकी निगरानी में है और भारतीय सेना अपने इस्तेमाल के लिए जो भी एक मूवमेंट है, जगह जगह जाना होगा, डिप्लॉयमेंट है, उसके लिए उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन सिविलियंस के लिए आपने सही कहा कि जो आशंका है, हमले की आशंका है, आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार गिदर भभकी दे रहा है कि हम आक्रमण करेंगे। मुझे लगता है कि ये सिर्फ गिदर भभकी है, पाकिस्तान की ओर से कुछ भी नहीं हो रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जो समुदाय है, खासकर अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने के एनएसए भी नहीं, पाकिस्तान के एनएसए से बात की है, भारतीय एनएसए से बात की है। भारत ने हमले की जानकारी दुनिया के बड़े ममालिक को दी है कि हमने हमला किया है और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। पाकिस्तान इस बात से बौखलाया हुआ है कि आतंकी हमले के बाद उसको एक सिविलियन वार की तरफ ले जाना चाह रहा है। आपने अभी रोहिल की बातों को सुना कि किस तरह से सिविलियंस को टारगेट किया गया है, उसमें 1-2 कैजुअलिटी की भी बात आ रही है। वो सेना की ब्रीफिंग में पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ है। मुझे लगता है कि भारत किसी भी हमले के लिए और किसी भी तरह की जो पाकिस्तान की एक कार्रवाई है, चाहे उकसावी कार्रवाई है, भारत लगातार जवाब देता रहा है, लगातार जवाब दे रहा है और आने वाले समय में भी बेफिटिंग रिप्लाई भारत की ओर से दिया जाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने सही कहा। और अब जो देखिए सूर्य उदय हुआ है, भारत के उन तमाम किया गया है और एयर स्ट्राइक इंडिया के द्वारा की गई है। आज जो इंडिया ने बदला लिया है, हमारा दिल बहुत खुश हुआ है। आज हमें ऐसा लगा है कि आज हमारे दिल के अंदर खुशी की लहर है, क्योंकि आज हमने पाकिस्तान को दिखा दिया है कि अगर वो कुछ भी इस तरीके का गलत काम करेगा तो इंडिया चुप नहीं बैठेगा और उसे ख़त्म करके ही मानेगा। कहाँ की फ्लाइट की आपकी? आज मैं पहले कश्मीर घूमने जाना चाहता था, लेकिन आज मैं केरल की तरफ जा रहा हूँ। मेरी अब कोची की फ़्लाइट है, मैं मुन्नार वगैरह घूमूंगा, लेकिन आज रात को बदला लेने के बाद मन बहुत संतुष्ट हो गया है। फ्लाइट ऑपरेशनल है? हाँ, मेरी फ़्लाइट अब पता करूँगा, अंदर जा रहा हूँ तो मेरी फ़्लाइट है, अब 8 बजे की फ़्लाइट है मेरी, तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ आज इस बात पे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपिंदरजीत कौर है। किस तरीके से देखती हैं जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई है? बहुत ठीक किया है, इंडिया ने बदला लेना था, जरूर लिया है। जो हमारे मारे गए हैं पहलगाम में, उनका तो बदला लेना ही था ना। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, इसलिए ये ठीक किया है। क्या नाम है आपका? पंकज राय नाम है मेरा। सब किस तरीके से देखते हैं जो एयर स्ट्राइक इंडिया के द्वारा की गई है? कहा जा रहा है पाकिस्तान का बदला लिया गया है। बिल्कुल बदला लेना चाहिए, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हमारे मारेंगे तो हम भी उनके 5-6 मार देंगे। दिल में कहीं ना कहीं असंतुष्ट, पहलगाम के बाद सवाल था। अरे मेरे को मोदी जी से यही कहना है, एक उन्होंने मारा, हम 5 मार देंगे। 25 मारे, 5 पर 125 मारने चाहिए। सर कहाँ की फ्लाइट थी आपकी? मेरी फ्लाइट लखनऊ की है। फ्लाइट ऑपरेशनल है, जा रही है? जी पता नहीं, अब तो अंदर देख लेंगे। थैंक यू। ये दिल्ली एयरपोर्ट से जो लोग पहुंचने वाले थे अपने अपने डेस्टिनेशन पर, लेकिन अभी जो घरेलू उड़ानें हैं, घरेलू उड़ानों को 12 बजे तक के लिए रद्द कर दिया गया है। हालांकि जो दूसरी जो विमानें हैं वो सेवा अभी रहेगी। लेकिन जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, वो बड़ी खबर यह है कि आज 10 बजे जो है रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक तौर पे जानकारी दी जाएगी। देश को बताया जाएगा कि यह जो स्ट्राइक हुआ है वो स्ट्राइक जो है कितना घातक था, किस तरीके के हथियार का इस्तेमाल किया गया था और कैजुअलिटी की संख्या क्या है, समय क्या था। सारी डिटेल्स जो है आज रक्षा मंत्रालय 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो देगा और रक्षा मंत्रालय का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको सीधा हम दिखाएंगे। प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ क्या बोल रहे हैं, एक बार प्रफुल्ल बख्शी को सुनते हैं। दिखाया 9 प्लेस पे स्ट्राइक की है। 9 नंबर भी बड़ा ऑस्पिशियस नंबर होता है और स्ट्राइक हुई है। ये एयर और आर्टिलरी की मिक्स स्ट्राइक हुई है। तो इस मिक्स स्ट्राइक में अब आप देख लीजिए, चाहे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स तो नहीं, वो तो बड़ा एरिया वेपन है,
पर आर्टिलरी, प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी, सरफेस टू सर्विस मिसाइल कुछ लगाया गया होगा। अब ये हमें पता करना पड़ेगा क्या कौन सी लगाई और एयरक्राफ्ट कौन से थे, कौन सा स्क्वाड्रन था। मेरा भी स्क्वाड्रन हो सकता है पुराना जिसमें मैं था। मैं इससे बहुत जैसे अब गर्व फील, मेरे को बहुत गर्वान्वित हो रहा हूं मैं। पर इस सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और पाकिस्तान ने क्या कहना शुरू कर दिया होगा, ऑलरेडी मनगढ़ंत कहानियां भी बनानी शुरू कर दी होंगी। ठीक है, उनका हमारे मीडिया ने रिपोर्ट किया उनका F-16 गिराया है। अभी अब उसको देखते हैं कहां पे कैसे हुआ है। ये सारी डिटेल सुबह आएंगी, तो हमें सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। पर अभी जो हम कह रहे हैं कि अब खेल शुरू हो गया है, तो अब वो अंत तक ही जाएगा। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो बात निकल गई है और अब इसका हमें इंतजार करना है कि क्या होगा। पर हमारे को ये एक बात याद रखनी पड़ेगी, पीओके का लेने के लिए स्ट्राइक इनफ नहीं है। स्ट्राइक के बाद ऑक्यूपाई करना है हमने। जब तक आप ऑक्यूपाई नहीं शुरू करोगे, करना धीरे धीरे आराम से करिए। और आप पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान की पब्लिक पे हमला नहीं कर रहे, ये पीओके पे आतंकी स्थानों पे हमला हो रहा है। और वो आतंकी स्थान को लेके, और पीओके आपका है तो उसको आप लेंगे, उसमें हमला नहीं करेंगे, उसको हम लेंगे। सर, पाकिस्तान क्या मैसेज देने पाकिस्तान पे हम हमला नहीं करेंगे, पीओके को हम लेंगे। ये प्रफुल्ल बख्शी जो है वो रक्षा विशेषज्ञ हैं और पूर्व सेना के अधिकारी भी हैं, और उन्होंने कहा कि जिस कमांडेंट में, जिस टुकड़ी में वो थे, उसी टुकड़ी ने ये हमला किया। शायद हालांकि वो कंफर्म नहीं थे, लेकिन बता रहे थे वो गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। और ये गौरवान्वित केवल नहीं, पूरा देश जो है गौरवान्वित महसूस कर रहा है इस स्ट्राइक को लेकर के। और जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि पाकिस्तान के हालात जो हैं इस हमले, पुलवामा हमले के बाद से लेकर के जो स्ट्राइक हुई है, इस स्ट्राइक तक जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, मार्शल लॉ लागू करने की बात चल रही है। वहाँ पर जो सेना जो है वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू करने जा रही है। और मार्शल लॉ जब लागू होता है तो एक तरीके जिसे आप राष्ट्रपति शासन यहाँ कहते हैं, वो वहाँ पर मार्शल लॉ है। और मार्शल लॉ लागू होने के बाद सेना का सत्ता पर कब्जा हो जाता है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ये सोशल मीडिया पे कश्मीर के ये विजुअल हैं, कश्मीर के माता की, भारत माता की, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की। ये कश्मीरी आम जनता है जो इस हमले के बाद से खुश है और इंडियन आर्मी के जयकारे लगाए जा रहे हैं, भारतीय सेना के जयकारे लगाए जा रहे हैं और इंडियन आर्मी की वाहवाही की जा रही है। ऐसे विजुअल्स जो आज सुबह सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं बहुत सारे, जो ये हालांकि कश्मीर के विजुअल है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण विजुअल हैं, क्योंकि कश्मीर की आवाम का सहारा लेकर के ही पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है वो भारत पे हमला करते आए हैं। और अब पाकिस्तान की आवाम जो है ये संदेश, जो जम्मू कश्मीर की जो जनता है, आम जनता है, वो ये संदेश दे रही है कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम आतंक के साथ नहीं हैं, हम अमन के साथ हैं, हम भारत के साथ हैं, भारत की सेना के साथ हैं। और इस हमले से अपनी खुशी जो है वो जाहिर करती हुई, पाकिस्तान पे जो हमला हुआ है उस पर खुशी जाहिर करते हुए कश्मीर की यह जनता की तस्वीर हमने दिखाई, जो कि सोशल मीडिया पे आ रही है। लगातार इस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं। और अभी हमने आपको एयरपोर्ट से भी कुछ तस्वीरें दिखाई थी, कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखाई थी, कुछ लोगों की बात दिखाई थी जो आ रहे थे। और बिल्कुल ये, और एक और विजुअल जो पाकिस्तान पे स्ट्राइक के हमारे पास आए हैं वो सोशल मीडिया पे आ रही है। आरिफ आज़ाकिया जो कि कराची के पूर्व मेयर हैं, ये विजुअल्स है, उन्होंने ये सोशल मीडिया पे जो है शेयर किया है। और ये भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया है वो एयर स्ट्राइक के विजुअल है। ये जो मिसाइल दागे हैं भारत ने उस, और निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, या तो ये राफेल या सुखोई दोनों की तरफ से जो मिसाइल दागी गई है उसी का ये विस्फोट आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर में संभवतः। लेकिन जो ऑपरेशन है ये कई तरह से तैयार किया गया है। ये जो 13 दिन का वक्त लिया है, एक तो ऑपरेशनल बहुत बेहतरीन तरीके से उसकी प्लानिंग हुई है, और साथ ही, और ये देखिए जम्मू कश्मीर के ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज की सुबह जो है वो निश्चित तौर पर कश्मीरियों के लिए भी बहुत ख़ास है, क्योंकि कश्मीर भी बदला है। अभी आप जो नारेबाजी सुन रहे थे उसमें भी, और जो हमला हुआ था
उसके बाद भी वहां लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, कैंडल मार्च निकाले थे। और ये जवाब है उस आतंकी पाकिस्तान के लिए कि जो कश्मीर को अपने आप में आतंक का बहुत बड़ा समर्थक सोचता था, समझता था, वो तमाम जो गलत फहमियां थी उसको कश्मीरियत ने और ख़ासतौर पर कश्मीरी आवाम ने, युवाओं ने दूर कर दिया है। बिल्कुल, वहाँ की युवाओं और वहाँ की जनता और ख़ासतौर पे वहाँ के मुल्ला मौलवी भी, कल लाल मस्जिद से भी जो वहाँ के जो मौलवी थे उसने भी जो है पाकिस्तान के खिलाफ बातें कही थी और भारत के साथ होने की, और उन्होंने उसका जो बयान था वो बयान इस तरीके का था कि पाकिस्तान ने जो किया वो गलत किया है और भारत अगर कार्रवाई करता है पाकिस्तान का तो हम भारत के साथ हैं। तो ये जो चीज़ें भारत के साथ है ये आज कहना पड़ रहा है। स्थितियाँ बदली है, सरकार मजबूत हुई है और लोग जो है अब ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि हम जो है भारत के साथ है। अब ये चीज़ विकास की अपने ही देश के लोगों को जब ये कहना पड़े कि हम देश के साथ हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे में क्या मजबूरी रही होगी। आपको देश के साथ होने के लिए आपको ये बात कह करके कैमरे पे कह करके बतानी पड़े कि हम देश के साथ हैं। इसका मतलब कभी ना कभी आपने अपने दिल से और अपनी मर्जी से या आप किसी के दबाव में आप देश के खिलाफ भी गए होंगे, तभी आज आपको ये कहने की ज़रूरत महसूस हुई कि हम देश के साथ में। ये जो इम्प्रेशन है, ये जो एक स्थिति है, ये जो सिचुएशन है, इसे बदलने की जो है कोशिश हुई है और मुझे लगता है कि अब बदल रहा है कश्मीर भी। और धारा 370 के खात्मे के बाद जो है, उसकी विदाई के बाद 35A और 370 के विदाई के बाद जो है स्थिति वहाँ पर बदली है और इस बदले हुए कश्मीर की, बदले हुए भारत की ही ये तस्वीर है कि अब वहाँ के कल तक जो आतंकियों के साथ खड़े होते थे वो अब कहने को मजबूर हो रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं, भारतीय सेना के साथ हैं और जो पाकिस्तान ने किया है वो गलत किया है। इससे पहले भी पाकिस्तान करता है। एक मेरा आपसे सवाल है और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और पूरा हिंदुस्तान यही पूछ रहा होगा कि पाकिस्तानियों को कलमा सुनाया होगा कि नहीं? बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर हमारे साथ आतंकी अजहर मसूद के ठिकानों पर मसूद अजहर की मौत हो गई है। अजहर मसूद की मौत हो गई है। बहुत ही खबर, बड़ी खबर है, बहुत ही सुकून देने वाली खबर है। भारत ने जो सजा देने की कोशिश की थी, जो सजा दी थी वो सजा दे दी। मदरसे पर दागे 4 मिसाइल पाकिस्तान ने कहा है कि 4 मदरसे पे मिसाइल दागी गई है भारतीय सेना की तरफ से। ये जो हमला हुआ है और हमले में आतंकी अजहर मसूद के मौत की खबर आई है। बहुत बड़ी खबर है। आतंकी अजहर के मदरसे पर मिसाइल दागी गई थी और उसी हमले में अजहर मसूद की मौत की खबर आ रही है। भारतीय सेना ने आतंक पर करारा प्रहार किया है और आतंकी अजहर मसूद को ढेर करने की खबर आ रही है। आतंकी अजहर मसूद, ये भी आपको बताएं कि मसूद अजहर का जो पूरा घर था वो कवर्ड था, जिसमें मस्जिदें थी, 2 ट्रेनिंग सेंटर्स थे, 2 इसके घर थे। इस तरह से पूरा इसका एक अंडरग्राउंड कहें तो एक इसका कैंपस था, वहां मिसाइलें दागी गई थी और हम यही उम्मीद कर रहे थे। और दूसरी बड़ी खबर, आतंक के खिलाफ लॉन्च हुआ ऑपरेशन। पाकिस्तान में 9 जगहों पर भारत की एयर स्ट्राइक हुई है और पाकिस्तान में 100 किलोमीटर के अंदर जाकर के यह स्ट्राइक भारत ने किया है और पीओके के जितने भी आतंकी ठिकाने थे उसे ध्वस्त कर दिया है। इसी आतंकी ठिकाने को ध्वस्त करने के क्रम में अजहर मसूद के ठिकाने भी ध्वस्त हुए हैं और उसके मरने की खबर आ रही है, जहन्नुम में पहुंचने की खबर आ रही है। ये बड़ा सुकून देने वाला। इस तरह से आपसे आतंकी में बात नहीं। बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि और शायद वो आज जहाँ पे भी है आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। तो ये लगातार इस हमले की खबर के बाद भारत ने जो बदला लिया है, उसके बाद पुलवामा में जो मार दिए गए थे, जो बलिदानी, जिसको धर्म पूछ करके जिन्हें गोली मार दी गई थी और जिसके बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उनकी भी प्रतिक्रियाएं आ रही है। वो लगातार उनके घर वाले कह रहे हैं कि उनकी आत्मा, जो मारे गए इस आतंकी हमले में, उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं जो है राहत महसूस हो रही होगी, सुकून महसूस हो रहा होगा। उनको लग रहा होगा कि हमारी सरकार ने जो है हमारी मौत का बदला ले लिया है और परिवार को भी काफ़ी, मुझे लगता है कि आतंक। और दूसरी बड़ी खबर हमारे पास है, आतंक के खिलाफ लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान में 9 जगहों पर भारत की एयर स्ट्राइक।
तो 100 किलोमीटर के अंदर तक जाकर हमला किया है हमारे हाईटेक फाइटर प्लेन्स ने, और पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स भी गिराए हैं, F-16 और JF-17। 2 फाइटर प्लेन्स को हमने मारा है। 9 जगहों पर स्ट्राइक की थी, जो कि अब सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। अब से तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे बाद प्रेस ब्रीफिंग है, जिसकी पूरी जानकारी साझा होगी। लेकिन मुकेश जी, जब